किए थे सर। अच्छा, चलिए, लास्ट क्लास में रिवीजन हो गया था, तो हम लोग जो है इस बार जो है थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है प्रोसेसर कैसे किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ें आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें अभी है जो कि हमें देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जिसमें कि हम लोग आगे के काम को देखेंगे कि किस तरीके से करता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। थोड़ा सा इसमें जो है मैंने चेंजेस किए हैं। इसमें आप लोगों का के अनुसार जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसका थोड़ा सा नोट्स को मैंने रिफाइन किया है, थोड़ा अच्छा बना दिया है। इसको जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर भी आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग जो है उसको इंक्लूड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हैं। तो हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो देखने लायक चीज़ें हैं वो है ये कि हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। हम लोग इसमें कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर जो है हम लोग इसमें देख पाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर जो कंपोनेंट्स है हार्डवेयर का, जो कि हम लोग पहले भी कई बार हम लोग देख चुके हैं। फिर कुछ फंक्शंस हैं हर कंपोनेंट का, वो हम लोग देख लेंगे। कुछ आपका इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चलेगा सीपीयू से रिलेटेड चलेगा। तो जो सीपीयू से रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है हम लोग सीपीयू का थोड़ा सा जो है कंपोनेंट्स क्या कौन कौन सा उसको एडेड होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। We will try to understand the list of functionality of each component. हम लोग फंक्शनैलिटी देखेंगे, हम लोग मेमोरी एड्रेसिंग और देखेंगे, और कैलकुलेट ये भी देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। जो स्पेसिफिकेशन है, पर्पस है, उसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से बाइट्स स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नाउ अब ये देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो है यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से काम करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। नाउ लेट्स चेक आउट द हार्डवेयर्स। ये देखिए जो आपका कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर है वो आपका यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे आपका सीपीयू है जो कि रैम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये रैम इसलिए यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि रैम में आपका स्टैटिक, डायनेमिक, रोम, रैम इसमें जितने भी रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ इसमें होते हैं। उसी के नीचे देखिएगा हार्ड डिस्क भी है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी व्हेन द थिंग्स आर परमानेंटली स्टोर्ड। जो चीज़ें आप स्टोर करना चाहते हैं वो परमानेंटली अगर स्टोर करना चाहते हैं तो वो हार्ड डिस्क में आएगा। कुछ एक्सटर्नल मेमोरी भी होते हैं जैसे कि सीडी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। जो सीडी है वो यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो इसके जगह पे पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो डिफरेंट पेन ड्राइव्स भी होते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए बायोस होते हैं जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और जो अटैचमेंट है डिफरेंट हार्डवेयर का, कीबोर्ड, माउस, जो इनपुट डिवाइसेस और भी हो सकते हैं जैसे कैमरा, है ना, स्कैनर, ये सब और भी इनपुट डिवाइसेस से अटैच हो सकते हैं। जबकि आउटपुट जो डिवाइसेस है वो भी यहाँ पे मौजूद है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, है ना, ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पे।
तो ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर अप्रोच है जो कि आपको दिस विच हैज बीन शोन इन द पिक्चर। नाउ अब ये देखिएगा, थोड़ा सा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से जो आपका जनरल रजिस्टर जो है वो किस तरीके से आपका अटैचमेंट रखता है और आपके जो काम दिए हुए काम है उसको मेमोरी के साथ किस तरीके से इंटच करता है, वो यहाँ पे शो भी किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि R0 यहाँ पे R1 R2 से लेकर के R7 तक है, जो कि R7 मतलब टोटल 7 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 रजिस्टर्स हैं, ये सभी मक्स से जुड़े हुए हैं। और मक्स क्या करता है, बेसिकली इट टेक्स डिफरेंट इनपुट एंड गिव्स वन आउटपुट। यही करता है ना, कई सारे इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं और इनपुट आने के बाद कई सारे इनपुट आ रहे हैं और इनपुट आने के बाद उसमें से एक आउटपुट निकलता है। तो मक्स में हम लोग क्या करते हैं, कई सारे इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट उसका निकलता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे शो किया गया है। ये जो जितने मक्स हैं इसमें जो इनपुट जा रहा है वो सारे डिफरेंट रजिस्टर से जा रहा है और सारे डिफरेंट रजिस्टर से यहाँ पे कोई रिलेशन है, सारे रजिस्टर को कोरिलेट किया गया है। और यहाँ पे डिकोडर दिखाया गया है, जो मक्स है मल्टीप्लेक्सर कहते हैं इसको, और उसका जो आउटपुट है वो आपका ALU में जा रहा है। मतलब ये है कि जो रजिस्टर्स के इनपुट हैं वो सारे इनपुट मक्स में जा रहे हैं और उसका कोई एक आउटपुट निकल रहा है जो कि आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट आपका एड्रेसिंग मोड्स जो कि पढ़ चुके हैं। एड्रेसिंग मोड्स जो है वो क्या होते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एड्रेस फील्ड को। एड्रेसिंग मोड्स पे मैं थोड़ा ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आउट है, आना ही आना है, नहीं आने का कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन ईच एंड एवरी एग्जाम, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, मतलब बोर्ड का एग्जाम हो, जगह आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इमीडिएट, रजिस्टर, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बेसिकली वही है जो आपका इम्प्लिसिटली जो हम लोग बोलते थे। फिर ना आगे है रजिस्टर इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं और ये सारे एड्रेसिंग मोड्स हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है प्रोग्राम इंटरप्ट। फ्रॉम हियर आई विल बी स्टार्टिंग अप। प्रोग्राम इंटरप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए प्रोग्राम इंटरप्ट होता क्या है। कई बार क्या होता है, तो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, वो इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ और नहीं हैं बल्कि आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि प्रोग्राम के जरिए आप देते हैं। अब ये प्रोग्राम के जरिए आपने ये दे दिया इंस्ट्रक्शंस, लेकिन आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है केवल वही एग्जीक्यूट हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का भी अपना कुछ प्रोग्राम्स होता है, वो भी तो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग के पास कई सारे डिफरेंट मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको हम कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट है, जिसमें कि एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ये सब दिया हुआ है। तो जो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट है उसमें देखिएगा कि टाइप्स ऑफ इंटरप्ट में एक्सटर्नल इंटरप्ट है, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द CPU एंड मेमोरी।
ये याद रखिएगा कि जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होता है वो जितना भी इंटरप्ट होता है उसमें वो आउटसाइड से काम करता है, बाहरी रूप से वो काम करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट इनिशिएटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सीपीयू एंड मेमोरी। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, रिक्वेस्ट लेता है, डेटा ट्रांसफर रिक्वेस्ट लेता है और डेटा ट्रांसफर कंप्लीट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफर रिक्वेस्ट और डेटा ट्रांसफर कंप्लीट। ठीक है, या तो डेटा ट्रांसफर पूरा रिक्वेस्ट को वो भेजता है या फिर डेटा रिक्वेस्ट को डेटा ट्रांसफर रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट इज टाइम डिवाइस, टाइम आउट। कहने का मतलब ये भी देखता है कि डेटा कितने देर में गया, नहीं गया तो उसके लिए टाइम आउट लगा देता है। कई बार प्रोग्राम इंटरप्ट जो है हो जाता है पावर फेलियर के कारण भी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, जिसमें कि आप प्रोग्राम्स के जरिए आप देते तो हैं लेकिन वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए जो है डेटा ट्रांसफरेंस में प्रॉब्लम हो जाती है और इंटरप्ट सही से काम नहीं करता है। दूसरा है कि टाइमिंग डिवाइस है, टाइम आउट हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, ऐसी चीज़ों में जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट हो जाता है। ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है, लेकिन कुछ इंटरनल इंटरप्ट्स भी होते हैं। बोलिए। टाइम आउट एक बार फिर से बता दीजिए, टाइम एक्सप्लेन आउट, करके। टाइम आउट क्या होता है, देखिए ध्यान रख दीजिएगा। टाइम आउट क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस आपने दिया, तो कंप्यूटर को जब आप इंस्ट्रक्शन आपने दिया तो कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन को 2 दिन में 4 दिन में कब कंप्लीट करेगा, उसका कोई ना कोई तो टाइम बाउंडेशन होना चाहिए ना। तो अगर मान लिया कि रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा लग रहा है, सपोज कीजिए कि 10 लाइन का कोड है और 10 लाइन के कोड में ही आपका जो है 10 मिनट टाइम लग गया या 15 मिनट टाइम लग गया या 5 मिनट भी टाइम लग गया, तो ये बहुत ही दुख की बात हो जाएगी। क्योंकि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में जो टाइमिंग डिवाइसेस हैं वो सब काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं और अब जो फीचर्स जो यूज़ हो रहे हैं उसमें डिले का कोई संभावना नहीं होता है। तो यहाँ पर एट दैट इंस्टेंट काम होना है, मतलब तुरंत आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन शुड मूव टू द मेमोरी, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन गया, वहां से डायरेक्टली जो है सीपीयू को चला जाना चाहिए और सीपीयू को चला गया तो सीपीयू के बाद क्या होगा, सीपीयू के बाद सीधा जो है आपका जो वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आंसर है वो तुरंत मेमोरी में आना चाहिए और ये सब तुरंत होना चाहिए। तो आपका जो है टाइम आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन में हो रहा है और ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शन आपके पास होते हैं। तो अगर कई सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस जब आपके पास हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी को टाइम देना है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिवाइड कर दिया जाता है, जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हैं उससे डिवाइड कर लिया जाता है कि कितना टाइम एक इंस्ट्रक्शन पे चाहिए। अगर उतने टाइम में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम एंड देयर इज टाइम आउट, वो आपका जो है टाइम खत्म हो जाता है और आपका एग्जीक्यूशन जो है वो हो नहीं पाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि डेटा को फिर से, आपका इंटरप्ट को फिर से जो है वो लगाया जाता है, फिर से उसको जो है आपका अगर मान लिया कि जब हम एक्सटर्नल इंटरप्ट की बात कर रहे हैं तो ये इंटरप्ट क्यों होता है, क्योंकि बाहर से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, डेटा ट्रांसफर जो किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सपोज कीजिए कि 10 लाइन का कोड आपने दिया और 10 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन हमने उस 10 लाइन के अलावा एक अलग से कोई और 5 लाइन का कोड जो है बीच में घुसेड़ दिया, है ना, कहीं पर से बाहरी इंटरप्ट्स हमने ला दी और वो आ गया। अब प्रोसेसर, चूंकि प्रोसेसर जो है वो देखता है कि कौन सा एग्जीक्यूशन पहले होना चाहिए, तो करता तो एक्चुअली है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लेकिन कुछ ऐसे इंटरप्ट्स भी होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, उसको पहले करना पड़ता है। तो वैसे टाइम पर क्या होता है कि जो आपका बाद वाला जो एग्जीक्यूशन आया है
उसको पहले करने में लग जाता है। तो जो पहले से जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसको तो हॉल्ट करना पड़ेगा ना, उसको तो रोकना पड़ेगा। जब उसको रोकना पड़ेगा तो आपका डिले होना शुरू होगा, और जब डिले होगा तो वो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम आउट हो रहा है, मतलब कि आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस चीज को पूरा करने में। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा डेटा का, और उसके बाद उसमें काम नहीं होगा। फिर से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमें देना पड़ेगा। कई बार पावर फेलियर के कारण ऐसा हो जाता है, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया और आपका पावर फेल हो गया, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है आपका डेटा जो है वो सही से आंसर कर नहीं पाता है, जिसके कारण कि इंटरप्ट्स हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल इंटरप्ट्स। इंटरनल इंटरप्ट्स आर काउज्ड बाय करेंटली रनिंग प्रोग्राम। करेंटली जो हम लोग को प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके द्वारा भी जो है इंटरप्ट काउज होते हैं। तो इंटरप्ट जो काउज होते हैं, इंटरनल इंटरप्ट्स, वो क्या होता है कि कई बार स्टैक साइज ओवरफ्लो हो जाता है, रजिस्टर्स में पहले से चीज़ें डली हुई होती हैं, तो इसके कारण भी कई बार जो है इंटरनल इंटरप्ट्स अराइज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो इंटरप्ट है वो उसको डील नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है डिले हो जाता है आपका डेटा रीड करने में या डेटा को एग्जीक्यूट कराने में डिले हो जाता है। तो ये भी इंटरनल इंटरप्ट्स के कारण हो सकता है। कई बार सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं, जिसमें कि जो ऑपरेशनल कोड है वो सही से नहीं पता चला, या फिर जो आपका प्रोटेक्शन है जो आपको दिया गया था कोडिंग करने के लिए, जो जब भी आप ये जानते होंगे कि जब भी आपका डेटा जाता है वो एनकोडेड फॉर्मेट में ही होता है। तो एनकोडेड फॉर्मेट में जब डेटा होता है तो वो एनकोडेड फॉर्मेट में अगर सही से नहीं हुआ तो अगेन प्रॉब्लम होगा। तो वो सब भी जो है आपका इंटरनल इंटरप्ट में ही आता है। ठीक है। डिवाइड बाय जीरो है एक। तो डिवाइड बाय जीरो क्या होता है कि हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से, वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए जो है हम लोग किसी भी चीज को चला नहीं सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन इंटरप्ट। डिवाइड बाय जीरो क्यों हो जाता है, कई बार आपका जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कंपोनेंट्स एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जहां पर 1 भेजना चाहिए था क्योंकि वहां पर 0 चला जाता है, तो उस केस में भी इंटरप्ट आ जाता है। और 1 और 0 में कई बार ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो डेटा का एरर है, मतलब एरर जो है वो एरर क्रिएट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझकर के ये चीज़ें की है, लेकिन ऐसा हो जाता है और कभी कभी ये चीज़ें होती है। तो जब ऐसा होता है तो उसी समय आप देखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो गया, या फिर प्रॉब्लम अकर हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण जो है आप आगे का काम नहीं कर पा रहे, है ना। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कई बार सॉफ्टवेयर के लिए भी इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर की तरफ से भी इंटरप्ट होता है। अब ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है क्या, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है कि जब भी हम एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरप्ट्स को लेते हैं तो वो होता तो है, लेकिन वो कई बार ऐसा के हार्डवेयर के तरफ से भी ये चीज़ें होती है जो इंटरप्ट्स हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट करता है जब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है उस समय होता है। जब जो बहुत सारे अगर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिया हुआ है और उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स तब आ जाता है जब अलग अलग तरह का एक ही प्रोग्राम में अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग कोडिंग किया हुआ हो, या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हो, कुछ गड़बड़ी हो रही हो, या फिर
आपका जो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावे जैसे कि एंटीवायरस वगैरह जो इंस्टॉल्ड होते हैं उसके कारण कहीं से दिक्कत हो रही हो, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन विच वी हैव टू फोकस अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन which can occur with the interrupts, which can cause interrupts. तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है ये एक और चीज है रिस्क, जिसको कि रिडक्शन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोनेंट्स कंप्यूटर बोलते हैं। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। reduced इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, reduced इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स इसको बोलते हैं रिस्क। एक और होता है सिस्क। ठीक है, एक रिस्क होता है, एक सिस्क होता है, वो भी आएगा, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले आए रिस्क देख लेते हैं। रिस्क क्या है? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका है कि IBM 360 और 1964 में ये सब चीज़ें इंक्लूड हुए थी। उस समय क्या हुआ था कि जो रियल बिगिनिंग जो था मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है उस समय नया नया आया ही था, और उसी समय जो आर्किटेक्चर की इम्प्लीमेंटेशन हुई तो उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो थे प्रोग्रामर के, उसको हम लोगों को एग्जीक्यूट उस समय एक्चुअली जब 1964 था उस समय असेंबली लेवल लैंग्वेज फ्लरिश कर रहा था। फ्लरिश कर रहा था मतलब वो फल फूल रहा था, बढ़िया का हो रहा था, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो सही से चल रहा था। तो इसीलिए जो है हम लोग उस समय असेंबली लेवल लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दे रहे थे, और हम लोग ये जानते थे कि मशीन कोड है, जो कंप्यूटर है वो मशीन कोड को ही समझ सकता है। तो उस मशीन कोड को समझने के लिए कई बार हम लोग के पास क्या होता है, उस मशीन कोड को समझने के लिए कई बार हम लोगों के पास जो है जो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो बहुत सहायक होता है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज से डायरेक्टली जो है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको कंपाइलर ने रीड किया, उसका इंस्ट्रक्शन सेट बनाया गया, आर्किटेक्चर जिसको ये कहते हैं। उसके बाद उसके प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज को ली गई और उसके बाद फिर उसको हार्डवेयर में फिर से डाल दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई है। अब यहाँ पर ये देखने के लिए चीजें मिलेंगी कि आपका जो है कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ग्रोथ हो रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी में और माइक्रो प्रोग्रामिंग में, दैट इज अ मच रिचर थिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि कई सारी चीजें उसमें है। कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग, अ मच रिचर एंड कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन सेट्स। ठीक है, तो इसी में जो है आपका सिस्क आ जाता है। जब इंस्ट्रक्शन सेट को लाया गया और उसमें प्रोग्रामिंग डाली गई, माइक्रो प्रोग्रामिंग डाला गया, तब उसके बाद जो है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी आसान हो गया। कहने का मतलब कि अब जो हार्डवेयर है उसी में हम वो माइक्रो प्रोग्राम डालने लगे। तो माइक्रो प्रोग्राम जब हार्डवेयर में डालते हैं तो क्या होता है कि हार्डवेयर जो है आपका सही से इम्प्लीमेंट करने लगता है चीज़ों को। Continuing growth in semiconductor memory and microprogramming, a much richer and complicated instruction set। मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट जो कि काफी इंस्ट्रक्शन सेट एक साथ एग्जीक्यूट होने लगे, और वो जो है कैसे होने लगे उसको हम लोगों ने क्या किया कि किसी ने किसी चिप में डाल दिया, और ये चिप वाली जो जितने मैसेजेस थे उसको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस के रूप में उसको हम लोग देते हैं, और वो एक्चुअली एक प्रोग्राम ही होता है जिसको कि कंप्यूटर में या सीपीयू में लगा देने के बाद जो है मदरबोर्ड्स के साथ ज्वाइन करा करके उसको सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जब भी हमारा जो ये होता है कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो बूटिंग होता है। वो बूटिंग क्यों होने लगता है? कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं बूटिंग क्यों होता है? तो कंप्यूटर को जब भी हम स्टार्ट करते हैं बूटिंग वो इसलिए करता है क्योंकि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया,
आपने उन रजिस्टर्स या रोम के स्टोरेज में जो आपका ये है प्रोग्राम है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम है चिप वगैरह में, वो एक्टिवेट हुआ और वो फिर जो है आपके कोडिंग को समझा और आपका जितना भी इंस्ट्रक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो कैरी ओवर करके और लाया किसमें, आपके इसमें जो आपका प्राइमरी मेमोरी है उसमें। इसीलिए जो है वो बूटिंग प्रोसेस में आ जाता है ना। तो ये कैसे होने लगा, सिस्क की मदद से, जिसको कि कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आपका रिस्क था, ये है आपका सिस्क है। तो याद रखिएगा सिस्क क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, है ना। और रिस्क क्या होता है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक रेड्यूस्ड मतलब कम होने वाला और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो कि बढ़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। रिचर इंस्ट्रक्शन सेट्स वुड सिंप्लीफाई कंपाइलर्स। जो इंस्ट्रक्शन सेट अगर रिच हो जाएंगे तो आपका जो है कंपाइलर थोड़ा और आसान हो जाएगा। रिच इंस्ट्रक्शन सेट वुड एलिवेट द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जो कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट आ रहे हैं उसमें कई बार जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रूप में हम लोग देखते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली क्या होता है कि आपका ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मांग बहुत है और उसकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो वो एक सिचुएशन आता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो जाती है। सॉफ्टवेयर जो है वो सही से आपको मिल ही नहीं पाता है, सॉफ्टवेयर आपको कोरिलेट नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पर ये है कि सॉफ्टवेयर सही से कोरिलेट नहीं कर पाता है हार्डवेयर के साथ, और इसीलिए जो है आपका ये प्रोग्राम जो है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो याद रखिएगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। और सिंपली जो आपका रिस्क है वो रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है और सिस्क क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आर्गुमेंट्स जो है वो एडवांस्ड होते चले गए। रिचर इंस्ट्रक्शन सेट वुड सिंप्लीफाई कंपाइलर्स। काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंपाइलर को सिंप्लीफाई भी करने लगे। क्यों, क्योंकि आपका कंपाइलर में कई सारे लाइब्रेरी फंक्शंस आ गए। रिचर इंस्ट्रक्शन सेट्स वुड एलिविएट द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस था उसको भी कम होने लगे। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों कम होने लगे, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन सेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट एक साथ आने लगे। नेक्स्ट इज मूव एज मच फंक्शन टू द हार्डवेयर एज पॉसिबल। हार्डवेयर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का फ्लो होने लगा, है ना। कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन में जाने लगे, तभी जो है मेरा यहाँ पे हम लोगों को लगा है कि जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही पॉसिबिलिटी के साथ जो है फंक्शन में क्रिएट कर रहा है। और एंड इट क्लोजेस सेमेंटिक गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जो है हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास इतने रिचर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आ रहे हैं कि हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलने लगी है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हैं उसी से काम चल जा रहा है। उसके लिए जो है हमें दूसरे बाहरी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर के चीज़ों को, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस वगैरह जो जैसी चीज़ें हो रही थी वो रेड्यूस हो गए। कॉमन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है। कॉमन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक सब क्या है सो देख लीजिए। ऑपरेशंस आर रजिस्टर टू रजिस्टर्स। ऑपरेशंस कैसे हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर्स ऑपरेशंस हैं विथ ओनली लोड एंड स्टोर एक्सेस मेमोरी। ये सब लोड और स्टोर कर सकते थे एक्सेस में, मेमोरी एक्सेसिंग में। दूसरा है द ऑपरेशंस एंड एड्रेसिंग मोड्स आर रिड्यूस्ड। जो ऑपरेशंस हैं वो एड्रेसिंग मोड्स के वो सब रिड्यूस कर दिए गए, बहुत सारे ऑपरेशंस।
कैसे हो गए? क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को सिंपल बना दिया गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं जो कि यहाँ पे है, जैसे रिलेटिवली कुछ इंस्ट्रक्शंस ही एबल हो गए कि बहुत सारा काम करने के लिए। कुछ एड्रेसिंग मोड्स इंक्लूड कर दिए गए ताकि हमारे प्रॉब्लम्स को रीड कर सके, हमारे स्टोरेज को रीड कर सके। मेमोरी एक्सेसेस जो हैं वो लिमिटेड हो गए लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। तो ये रिस्क है जो कि हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया। इसको जो है आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? इसको जो है नेक्स्ट क्लास में मैं सिस्क करूँगा। ये रिस्क जो है आप कर लीजिएगा, और काफ़ी कुछ जो है इसमें आपको करने को मिला है। तो होपफुली आप लोगों को धीरे धीरे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो आएगा। ठीक हो गए। Anyone who wants to ask anything? प्रोग्राम ठीक है, हमरा कुछ नहीं। अरे तो ये जब तक मन तब तक यूज कर सकते हैं। हाँ, ये वाला में कि ठंडा में बहुत अच्छा है। बाइक नहीं, मतलब बाइक चलाना है ना, ये भी बहुत काम। सर सिस्टम को रिस्क और सिस्क में बांटा गया है सर। क्या? किस बेसिस पे सर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ये रिस्क सिस्टम है या ये सिस्क सिस्टम है, मतलब कि किस बेसिस पे ये बांटा गया? जिसमें इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, वो है रिस्क। और जिसमें इंस्ट्रक्शंस ज्यादा डाल दिया गया ताकि हमारे काम को इजी बनाया जा सके, वो है सिस्क। समझ में आ रहा है? अगर रिस्क है इसका मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन है, और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन तब होगा जब आपका कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा इस बेसिस पर, इसलिए नहीं कि उसका काम में कमी आ जाए, नहीं, इस बेसिस पर कि आपका काम और आउटपुट उसका जो है एफिशिएंट ही रहे, लेकिन कम इंस्ट्रक्शन के साथ रहे। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं अ गुड प्रोग्रामर इज ही हु कैन राइट अ प्रोग्राम टेकिंग लेस स्पेस, लेस टाइम and gives an efficient output। समझ में आया? यस सर। तो वो रिस्क होता है। तो हम लोग सिस्क के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये, तो उसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग पहले रिस्क समझ लीजिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, रिस्क क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिस्क में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया है रिस्क का, ये भी आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको पहले आप लोग देखिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, लेकिन रोज़ पढ़ेंगे ताकि हम लोग जो है सारे चीज़ों को टाइम पे ख़त्म कर लें। मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप लोग पीछे का अगर ना भी कुछ पढ़े हो तो उसको पढ़ करके मेरे साथ आ जाएं, समझे? कई लोग होंगे जो कि नहीं पढ़ पाए होंगे, तो पहले वाला चीज़ें तो उसको भी वो लोग पढ़ लें, दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे बहुत कुछ आने वाला है, असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह सब है अभी, तो उन सब में भी हम लोग घुसेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें होती चली जा रही है, कम से कम उसको कंप्लीट कर लें। चलिए, एनीवेज, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।